हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनीमा। और मैं आपको बताना चाहूँगी एनीमा जब भी हम बुक से पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसका प्रोसीजर लिखना होता है या फिर एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ जाता है। तो चाहे जिस पर्पज़ से आप ये देख रहे हो या फिर नॉलेज के लिए देख रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल या फिर वाइवा में एनीमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी दूंगी और फिर जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझा दूंगी एकदम। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो पूरा एनीमा से आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। देखिए एनीमा है क्या। एनीमा है जो कि लिक्विड जो है वो रेक्टम में एडमिनिस्टर किया जाता है। मतलब वो हो सकता है फिकल मैटर को इवैक्यूएशन यानी कि बाहर निकालने के लिए, या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए ये एनीमा को दिया जाता है, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। वो सब हम देखेंगे। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो एडमिनिस्टर ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड फॉर्म इनटू द रेक्टम फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ फिशेस और ड्रग एडमिनिस्टर के लिक्विड सब्सटेंस को रेक्टम में इंसर्ट करना, जैसे कि ये है लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके आ रहा है और यहाँ पे रेक्टम है, तो यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। तो वही बोल रहा है। और किस पर्पस से, तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो गया हो या फिर फिकल मैटर नहीं बाहर निकल पा रहा हो, तो इसके लिए, या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट है पर्पस। देखिए कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो देखिए पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहा है टू स्टिमुलेट डेफिकेशन और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर उसको हो गया है, और आप कॉन्स्टिपेशन क्या समझ रहे हैं, मतलब कि उसका जो फीकल मैटर है वो हार्ड हो चुका है, वो अच्छे से उसको नहीं बाहर कर पा रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन उस सिचुएशन को बोलते हैं। तो जैसे हम लिक्विड देते हैं तो वो वहाँ का जो भी फीकल मैटर जो हार्ड हो चुका है वो सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट टू सॉफ्टर हार्ड फीकल मैटर, वही फीकल मैटर को सॉफ्ट करेगा ताकि वो निकल सके, इसका पर्पस ये हुआ। फिर है, हम पहले भी देखे थे कि मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मेडिकेशन क्यों एडमिनिस्टर करते हैं। तो देखिए कई बार होता है कि मेडिकेशन हम लोग टाइप्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर, जैसे कि आप सोचिए ओरल दे सकते हैं, ओरल भी अगर नहीं दे सके तो वेन से दे सकते हैं, जो भी पैरेंटल रूट है। तो क्यों, तो ऐसा होता है कभी कभी हीमोफीलिया वाला पेशेंट आप जानते होंगे, या फिर जिसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है सही से, या फिर अगर उसको इंसर्ट करेंगे वहाँ पे इंजेक्शन तो नहीं बंद हो पाता है ब्लड, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर रेक्टम से करना पड़ता है। तो वही है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट। देखिए इंटेस्टाइनल पैरासाइट क्या होता है, जैसे कि ये है इंटेस्टाइन, यहाँ पे कुछ पैरासाइट हो जाते हैं, ज़्यादा मोस्टली बच्चों में हो जाते हैं, जो कि इसको भी जब हम रेक्टम के थ्रू एक जो भी उसको हटाने के लिए ड्रग हो गया फिर कुछ एडमिनिस्टर करेंगे, तो वो रेक्टम के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ओरली करते हैं तो वहाँ तक मेडिसिन पहुँच नहीं पाती है, जिससे कि ये जो भी पैरासाइट है वो और भी डेवलप करते रहते हैं। तो नेक्स्ट है, आपको समझ में आया हो गया एडमिनिस्टर मेडिकेशन। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये भी हो गया। एडमिनिस्टर फ्लूड और न्यूट्रिटिव एनीमा, फ्लूड और न्यूट्रिटिव एनीमा देते हैं। आपको मैं बताया कि मेडिकेशन का उस तरह से दिया गया, और न्यूट्रिशन का भी वही तरह से आप समझ सकते हैं कि नहीं उधर से दे पा रहे हैं। नॉन पैरेंटल रूट, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ कि नॉन पेरेंटल रूट क्या होता है और पेरेंटल रूट क्या होता है। तो वो दोनों काम नहीं कर रहा है तो फिर एनीमा दिया जाता है जो भी रेक्टम के थ्रू, और उसमें न्यूट्रिटिव जो भी ज़्यादा नहीं दिया जाता है, बस कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल जो कि बस एक रिक्वायरमेंट है उसको जिंदा रहने के लिए, वो न्यूट्रिशन देते हैं एनीमा के थ्रू। और नेक्स्ट है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस अगर उसके पेट में एब्डोमेन में गैस का एक्यूमुलेशन हो गया है, एब्डोमिनल उस वहाँ पे गैस का पूरा ये हो गया, तो वो देते हैं एनीमा, तो रिलीफ होता है। मेक डायग्नोसिस बेरियम एनीमा, मैं आपको पहले ही बताई थी कि ये रेक्टम या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को डायग्नोस्टिक कर रहे हो, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है तो क्यों है, तो एक्सरे करते तो हमें नहीं पता चल पाता है, तो बेरियम एनीमा देते हैं जो कि रेक्टम में इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हमें पता चलता है। ये एक एक्सरे में अच्छे से आ पाता है कि हाँ यहाँ पे क्या है। तो मेक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हो गया। टू रिड्यूस टेम्परेचर, कई बार आपको पता है कि कोर टेम्परेचर
मतलब बहुत मतलब अच्छा टेम्परेचर बताता है ये रेक्टम के थ्रू। यहाँ से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बताता है। अगर एक जिला का बात किया जाए, ओरल का बात किया जाए और रेक्टम का बात किया जाए, फिर तो 3 जगह से टेम्परेचर लिया जाता है। तो एक जिला में एक जिला को मतलब ओरल सबसे ज़्यादा जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब यहाँ पे होता है। और अगर एक जिला से ले तो 1 डिग्री कम आता है, और अगर रेक्टम से ले तो 1 डिग्री ज़्यादा आता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसे रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे अगर कोल्ड एनीमा, जो कि हम लोग टाइप्स में पढ़ेंगे, तो कोल्ड एनीमा देते हैं तो वहाँ से टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हाइपोथर्मिया में भी पेशेंट जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोल्ड एनीमा दे रहे हैं तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने के चांसेस होते हैं, एकदम से टेम्परेचर गिर जाने का चांसेस होता है। तो ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन आप बुक में ही पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन में इनीमा को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है, इवाक्वेंट एनीमा और रिटेंड एनीमा। इवाक्वेंट एनीमा से आप क्या समझते हैं? इवाक्वेंट मतलब बाहर निकालना होता है, और रिटेन मतलब उसमें रहेगा, कुछ देर के लिए रहे या फिर रह ही जाएगा उस तरह से। और अगर आप इवाक्वेंट एनीमा को देखें तो कितने टाइप्स का होता है? सिंपल इवाक्वेंट एनीमा, मेडिकेटेड इवाक्वेंट एनीमा और कोल्ड इवाक्वेंट एनीमा। और ये जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, इवैक्यूएंट मतलब बाहर ही होता है। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा क्यों देते हैं? ये कॉन्स्टिपेशन या फिर गैसियस डिस्टेंशन जब हो जाता है तब देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन में कौन सा एनीमा देते हैं? तो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। और मेडिकेटेड कब देते हैं? मेडिकेटेड, देखिए मेडिकेटेड को और भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए मेडिकेटेड में पहला आता है ओएल एनीमा, दूसरा आता है परगेटिव एनीमा, और तीसरा एंटी हेलमेंथिक एनीमा, और नेक्स्ट है कार्मिनेटिव एनीमा। तो देखिए ये सब क्या है। ओएल एनीमा जो है वो इसमें मतलब सर्जरी जब होता है तो वो इसमें उसको ये ओएल एनीमा को दिया जाता है। और आप समझिए कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनीमा का सॉल्यूशन जो है हॉस्पिटल में बन के आता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं रहता है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल का यूज किया जाता है। और कैस्टर ऑयल जो होता है वो मतलब अगर 1% है कैस्टर ऑयल तो उसका दुगना रहेगा ऑलिव ऑयल। और इसका जो आप कितना एडमिनिस्टर कर सकते हैं तो 115 से 175 ml, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, हाईलाइट कर देते हैं। और ये भी पूछा जाता है। और इसको कब दिया जाता है? तो सर्जरी के टाइम, ताकि पेन ना हो। और ये जो है बता रहे कि फील नो पेन, इसमें पेन नहीं होना चाहिए। और इसमें ना 1-2 घंटा ये अंदर रहता है, मतलब ये भी आपको थ्योरी जब आप पढ़िएगा अपने बुक में या फिर उसमें रहता है कि मतलब 2 घंटा इसको रखना रहता है और फिर बाहर निकलता है, जो भी वहाँ पे फिकल मैटर हो। और नेक्स्ट है परगेटिव एनीमा, जो कि लुब्रिकेट करता है। ये जो भी इंटेस्टाइन है वहाँ लुब्रिकेट करेगा, ताकि जो भी वहाँ का फिकल मैटर हो निकल सके बाहर। और एंटी हेलमेंथिक एनीमा, जो कि वॉर्म्स, जो कि मैं पहले बताई थी वॉर्म्स वहाँ पे है, तो वो निकालने के लिए। और इसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो नॉर्मल सलाइन और NaCl, और रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव एनीमा, जिसमें कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो तब कार्मिनेटिव एनीमा दिया जाता है। और देखिए इसमें सब में देखा जाए तो जो भी फीकल मैटर है उसको बाहर निकालने के लिए दिया जा रहा है, तो इवैक्यूएंट एनीमा बोला जाता है। मेडिसिन भी दिया जा रहा है तो वो भी मतलब फीकल मैटर निकल सके। नेक्स्ट है रिटेंड एनीमा, इसमें थोड़ा देर रहे या फिर रह ही जाता है उस तरह का एनीमा। तो फर्स्ट है स्टिमुलेंट एनीमा, एंड नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा। स्टिमुलेंट एनीमा का आप क्या मतलब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि स्टिमुलेंट मतलब क्या, कि एकदम से मतलब उसको स्टिमुलेट करना, जैसे कि शॉक के कंडीशन में चल गया हो तो वो एनीमा दिया जाता है, मतलब रेक्टम के थ्रू दिया जाता है, जिससे कि उसे स्टिमुलेट किया जाता है, शॉक के कंडीशन से बाहर लाया जाता है। और पॉइजनिंग के कंडीशन में भी स्टिमुलेट एनीमा दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एनीमा,
मैं आपको पर्पस में ही बताई थी कि न्यूट्रिशन इनीमा आप सोच रहे हो क्यों दिया जाता है रेक्टम से, तो ये इसलिए कि कभी ओरल सर्जरी हो रखा है तो आप सोचिएगा कि पैरेंटल रूट जैसे कि आईवी फ्लूइड के थ्रू चढ़ा सकते हैं, और रेक्टम के थ्रू क्यों चढ़ा रहे हैं। तो हीमोफीलिया के कंडीशन में पेशेंट का जो है वो ब्लड नहीं रोक पाता है, तो पैरेंटल रूट नहीं हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर पिंच किया जाए तो उसका ब्लड नहीं बंद होता है, इसीलिए रेक्टम के थ्रू न्यूट्रिशन इनीमा दिया जाता है। सेडेटिव एनीमा का मतलब आप स्लीपिंग कंडीशन से रिलेटेड है, मतलब नींद नहीं आ रही हो तो वो सेडेटिव एनीमा, ताकि जो भी हमारा नर्वस सिस्टम उसको मतलब आराम के कंडीशन में लाने का ये काम करता है, और ये फिजिशियन के ऑर्डर से दिया जाता है। और नेक्स्ट है एनेस्थेटिक एनीमा, जिसको में एवर्टिन ड्रग यूज किया जाता है, जिसका वॉल्यूम रहता है 150 से 300 mg। और देखिए एनेस्थेटिक आपको पता होगा कि पहले जो था पूरा बॉडी को एनेस्थाइज किया जाता था, लेकिन अब जो है जिस पार्ट का मतलब सर्जरी करना हो उसी पार्ट में एनेस्थीसिया देते हैं, और फिर उसका जो वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो एनेस्थेटिक पर जब लार्ज इंटेस्टाइन का सर्जरी ये सब हो तो एनेस्थेटिक एनीमा देते हैं। तो आपको टाइप आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको मैं फिगर कैसे आपको बनाना है ये स्क्रीन पे मतलब शो करूँ, शो आप देखे होंगे, उसे आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका पर्पस क्या है, पर्पस देख लिए, सॉरी, प्रोसीजर क्या है, इक्विपमेंट क्या है, क्या हमें चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए देखिए, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़रूर बड़ा होगा, लेकिन आपको इससे पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल्स इसमें क्या क्या चाहिए, तो एनीमा कैन आप स्क्रीन पे सो देख रहे होंगे, एंड ट्यूबिंग मेथड इसको बोलते हैं, उसको में क्या क्या एनीमा कैन एंड ट्यूबिंग मेथड में कौन कौन सा ट्रे कंटेनर में सामान रहना चाहिए। तो एक ट्रे कंटेनिंग कौन सा सामान, तो डिस्पोजेबल ग्लव्स होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, ताकि वहाँ पे जो भी उसका रेक्टम ट्यूब का टिप हो वहाँ लुब्रिकेट किया जा सके, ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना हो। और फिर बात थर्मोमीटर, जब भी हम एनीमा देते हैं तो वहाँ उसका सॉल्यूशन को हमें चेक किया जाता है, उसका टेम्परेचर, ताकि अच्छे टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी प्रॉब्लम, कम टेम्परेचर हो तो भी एब्डोमिनल क्रैम्प से सब होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट है एनीमा कैंस वाला मेथड से दे रहे हैं, आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीमा देने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो यही माना जाता है हॉस्पिटल में। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एनीमा कैंस होना चाहिए, रबर ट्यूबिंग और ग्लास कनेक्शन, स्क्रू और क्लैम्प होना चाहिए, ताकि आप उसको क्लैम्प कर सके, मतलब अगर आपको रोकना हो तो क्लैम्प कीजिएगा तभी पता चलेगा। तो क्लैम्प होना चाहिए, मेकिंग टोस होना चाहिए ताकि नीचे बिछा सके, और टॉयलेट टिश्यू होना चाहिए, ताकि वहाँ से जो भी हो उसको हटाने के लिए, जब हम रेक्टम ट्यूब को हटाते हैं तब टॉयलेट टिश्यू का यूज़ किया जाता है। अप्रोप्रिएट साइज रेक्टल ट्यूब होना चाहिए। ये आपसे कई बार क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, नॉर्मली क्लास में भी आपसे टीचर पूछ सकते हैं, या फिर वाइवा में पूछा जाता है। एडल्ट में रेक्टल ट्यूब का साइज कितना होना चाहिए, तो 22 से 30 फ्रेंच होना चाहिए, और चाइल्ड में 12 से 18 फ्रेंच होना चाहिए। देखिए मैं जिसको भी हाईलाइट कर रही हूँ आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद समझ में आएगा, कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रेक्टल ट्यूब का साइज, और फ्रेंच जो है वो फ्रांसीसी लैंग्वेज है, तो ये आता ही है, और आपको जब आप रेक्टल ट्यूब देखिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है 22 से 30 फ्रेंच, तो वो आप समझिएगा एडल्ट के लिए, और अगर 12 से 18 हो तो वो चाइल्ड के लिए। और IV स्टैंड होना ज़रूरी है, जिस पे कि आप जो भी एनीमा कैन हो उससे टांग सकें। तो और इसका भी 18 इंच लेंथ होता है, हम लोग आगे देखेंगे। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि IV स्टैंड का कितना होना चाहिए, मतलब एनीमा कैन कितना दूरी पे टंगा होना चाहिए। नेक्स्ट है के बेसिन, किडनी बेसिन, सॉल्यूशन और एज ऑर्डर, क्योंकि हम लोग देखें कि बहुत सारे बहुत कई तरह के थे मतलब सॉल्यूशन एनीमा का टाइप्स, तो कौन सा एनीमा है वो देखेंगे कि कौन सा है, और उसको अपने ट्रे में लेंगे। और बेड पैन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए देते हैं। तो इतना सारा इक्विपमेंट हो गया। अब टेम्परेचर आपको ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए ये जो एनीमा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर चीज़ इससे बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की हूँ। तो देखिए एडल्ट में जो एनीमा का सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होना चाहिए 105 से 110 डिग्री होना चाहिए, जो कि सेल्सियस में भी आपसे कई बार कोई पूछ सकते हैं। तो
40 से 43 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और चाइल्ड में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जो कि सेल्सियस में 37.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए ये आप देखे थे ना इक्विपमेंट में कि बाथ थर्मोमीटर, तो इसीलिए लिया जाता है ताकि एनीमा का जो भी टेम्परेचर वो चेक किया जाए अच्छे से कि है उतना कि नहीं तो रेक्टम जगह पे अगर नहीं टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसीलिए टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है और ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अगर जनरल इंस्ट्रक्शन का बात किया जाए, देखिए सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में भी लिखिएगा तो जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है वहाँ पे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब कौन सा ध्यान जो है वो एनीमा में पॉइंट को ध्यान में रखना ही है, ये सब होता है। तो देखिए क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। अप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब का अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, जो कि हम लोग ऊपर देखे थे। रेक्टल ट्यूब नीड स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना हो। रेक्टम बहुत सेंसिटिव एरिया होता है तो स्मूथ होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ एनीमा। टेम्परेचर जो होना चाहिए कैसा एनीमा है, जैसे कोल्ड एनीमा है तो इतना टेम्परेचर आप नहीं लीजिएगा, हर चीज़ हर का अलग अलग होता है और वो डॉक्टर बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली इसको लेके चला जाता है। और पोजीशन जो देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। आप पहले ही जो मैं वीडियो मतलब स्क्रीन पे जो शो की थी फोटोज़ में आप देखे होंगे कि लेफ्ट लेटरल और सिम्स पोजीशन दिया जाता है और नी को थोड़ा सा बेंड करके। और इसका क्या रेशनल है, क्यों दिया जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। और जब आप मेरा वीडियो देखते हैं ना तो मैं हर एक पॉइंट का रेशनल भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप वीडियो अगर आपको कोई भी प्रोसीजर चाहिए तो आप मेरे देख सकते हैं चैनल पर, आपको उससे प्रोसीजर बनाने में हेल्प मिलेगा। और फिर आप एग्ज़ाम में भी उसे अच्छे से लिख सकते हैं, पूरा पॉइंट कवर करती हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका रेशनल क्या है। सिग्मोइड क्लोन इज बिलो द रेक्टम दस फैसिलिटेटिंग इंस्टिलेशन ऑफ द फ्लूइड। क्यों लेटरल पोजीशन दे रहे हैं, तो जो सिग्मोइड क्लोन जो है रेक्टम से बिलो हो जाता है, जिससे कि फ्लूइड को इंस्टिलेट करने में आसानी होता है। आप सोच रहे होगे क्या बता रही हैं, ऐसे आप सिग्मोइड क्लोन ए हो गया और ऐसे रेक्टम हो गया, मतलब कि इस तरह से रेक्टम हो गया। तो जब हम इस तरह का पोजीशन देते हैं तो सिग्मोइड क्लोन नीचे हो जाता है, जो कि फ्लूइड को इंस्टिलेशन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है इंसर्ट टिप ऑफ रेक्टल ट्यूब डायरेक्शन ऑफ पेशेंट अम्बिलिकस। जो भी ऐसे पेशेंट है तो इस तरह से अम्बिलिकल के साइड में हमें रेक्टम ट्यूब को इंसर्ट करना है। लेंथ कितना इंसर्ट होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा, बहुत काम देगा आपको। तो एडल्ट में जो है 7.5 to 10 सेंटीमीटर, जो कि 3 to 4 इंच बोलते हैं, इतना रेक्टम ट्यूब जो यहाँ का रेक्टम में कितना इंसर्ट करना है वो आपसे वाइवा में क्वेश्चन कई बार पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। और चाइल्ड में जो है वो 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर या फिर 2 से 3 इंच। इन्फेंट में 2.5 से 3.7 सेंटीमीटर, जो कि 1 से 1 इंच इंसर्ट किया जाता है। आप तीनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन में कि क्या और ध्यान रखना चाहिए, तो प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रेक्टम बाय एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द ट्यूब। आपको एयर जो है उसे निकाल देना है, क्लैम्प कर दिया जाता है। क्लैम्प हम लोग जो देखे थे, क्लैम्प किया जाता है ट्यूब को और वहाँ से एयर को निकाला जाता है, ताकि अगर रेक्टम में चला गया एयर तो बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। हम लोग जब भी इंजेक्शन भी देते तो उसमें से एयर निकालना रहता है, तो इसी तरह एयर निकाल देंगे। और अब देखेंगे कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट, मैं आपको इसमें पूरा आपको कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है वो सब मैं आपको पूरा बता रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसे एग्जाम में लिखेगा, बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। और आप इसी तरह और भी प्रोसीजर का वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट ये जो क्या है प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या है, कि मतलब हमें प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप जब भी ये लिख रहे हैं तो आपको ये पॉइंट सब में कॉमन होता है कि डॉक्टर ऑर्डर चेक करना है, एनी स्पेसिफिक प्रिकॉजेशन। मतलब डॉक्टर ऑर्डर तो आपको देखना ही है कि हाँ दिया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग नर्स है, डॉक्टर ऑर्डर देता है तभी काम करते हैं, तो ये आप सब में लिख सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल कितना कॉन्शियस है, कितना अनकॉन्शियस है। अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्टिकल्स वहाँ है कि नहीं, ये भी पॉइंट कॉमन है, कोई भी प्रोसीजर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। नेचर ऑफ एनीमा ऑर्डर, कैसा नेचर है एनीमा का, क्योंकि बहुत सारा टाइप होता है एनीमा का, तो नेचर तो देखना ही होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, ये भी आप कोई प्रोसीजर लिख रहे हैं तो लिखना रहता है कि
प्रोसीजर करने से पहले इन्वायरमेंट वहाँ का जो भी और पेशेंट को प्रिपेयर कर लेना है। तो क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। एक पॉइंट कॉमन होता है कि आप प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे भी है सीक्वेंस वाइज, ताकि पेशेंट को पता चल सके, वो हेजिटेशन उसको ना हो। अरेंज द आर्टिकल एट द बेड साइड पे पूरा आर्टिकल को अरेंज कर लेना, ताकि आपको जो भी काम हो जल्दी जल्दी आप कर सके। ये नहीं कि ख़त्म हो गया तो फिर वो लाएगा, वहाँ से लाया जाएगा, तो वैसे प्रोसीजर नहीं होता है। और प्रोवाइड प्राइवेसी, एनीमा दे रहे हैं तो प्राइवेसी तो आपको प्रोवाइड करना ही होगा। प्लेस मेकिंग टोज एंड टॉवेल अंडर द पेशेंट बटक्स। मेकिंग टोज हम लोग इक्विपमेंट में देखे थे, उसके बटक्स के नीचे मेकिंग टोज रखेंगे, सिम्स पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल जिसको पोजीशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एडजस्ट द आईवी पोल टू होल्ड द एनीमा कैन एट रिक्वायर्ड हाइट। आईवी पोल को होल्ड करेंगे और मतलब एनीमा को उस पर ऐसे टांगेंगे और फिर मतलब जितना भी हाइट है उस रिक्वायर्ड है उतना करेंगे, जो कि 18 इंच हाइट रिक्वायर्ड होता है। प्रोसीजर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे मैं प्रोसीजर बताऊंगी वैसे वैसे ही करना रहता है। आप वाइवा में आपसे पूछे तो इसी तरह से बताना भी है। वॉश एंड थ्रोली, पहले आप हाथ धो लीजिए, इसके बाद इसका क्या है, इसका रेशनल क्या है, आपसे वाइवा में पूछ देते हैं कि क्यों आप हैंड वॉशिंग करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना हो इसके लिए। और आप जैसे यूनिवर्सिटी में भी लिख रहे हैं तो रेशनल करके ऐसे इस तरह से आप लिखेगा तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा मतलब उसको अच्छा लगेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। अटैच ट्यूबिंग एनीमा कैन ट्यूब एंड क्लैम्प ट्यूब, आप अटैच करेंगे एनीमा से, कैन को आईवी स्टैंड पे आप टांगे, उसके बाद ट्यूब को अटैच करना है और क्लैम्प कर देना है, और जो भी एयर है उसको बाहर निकालना रहता है। प्रिपेयर सॉल्यूशन चेक बाय बाथ थर्मोमीटर। सॉल्यूशन जो आप प्रिपेयर किए हैं उसको चेक कीजिए कि उतना जितना है चाहिए टेम्परेचर उतना है या नहीं है। अटैच रेक्टल ट्यूब टू ट्यूबिंग, एक्सपेल एयर को बाहर निकालना है, एंड क्लैम्प ट्यूब ताकि दोबारा एयर ना आए। और एयर एंट्री इनटू द रेक्टम में भी कॉज डिस्कम्फर्ट। पहले से ही अब मैं आपको बता रही हूँ कि एयर अगर जाएगा रेक्टम में तो बहुत डिस्कम्फर्ट करवाता है, इसलिए एयर को निकालना ही है। प्रोसीजर में कि हैंग एनीमा कैन विथ सॉल्यूशन ऑन आईवी स्टैंड एंड एडजस्ट हाइट ऑफ 18 इंच फ्रॉम बेड। अब आपको एनीमा को हैंग कर देना है। पहले आप क्या किए, हैंड को वॉश किए, इसके बाद जो है जो एनीमा कैन था उसमें रेक्टम ट्यूब को ये किए थे और मतलब अटैच किए थे, और उसके बाद एयर को बाहर निकाले। इसके बाद आईवी स्टेंस अभी आप हैंग करेंगे, और इसके बाद एडजस्ट हाइट, जो कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 18 इंच। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो उस तरह से आप कीजिएगा तो 18 दूना 36, और 36 और 9 कितना होगा, अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटीमीटर में भी आपसे पूछ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 18 इंच या फिर 45 इंच, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लुब्रिकेट टिप ऑफ द रेक्टल ट्यूब। अब टिप को लुब्रिकेट कीजिए, और वो भी जो है वो 4 से 6 सेंटीमीटर लुब्रिकेंट किया जाता है। यूज रैग पीस, जो भी रैग पीस यानी गॉज पीस, ये आप समझिए गॉज पीस यूज करना है। और विजुअलाइज एनस क्लियरली, इंसर्ट रेक्टल ट्यूब जेंटली टू द डिस्टेंस 2 to 4 इंच। देखिए क्या बोल रहा है कि आप रैग पीस से जो भी बटेक्स है उसको ऐसे फैलाना है, ताकि जो भी रेक्टम एरिया है वो अच्छे से दिख सके, और कितना वो रेक्टल ट्यूब का टिप इंसर्ट करना है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 से 4 इंच तक आपको इंसर्ट करना है, और लुब्रिकेट कितना करना है, तो 6 इंच तक लुब्रिकेट किया जाता है, और इंसर्ट करना है 2 to 4 इंच। नेक्स्ट है इनकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ विल इंसर्टिंग टिप। उसको जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो डीप ब्रीथ उसको लेने के लिए बोलिए, ताकि अच्छे से इंसर्ट हो पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूज रैग पीस टू रिमूव द रेक्टल ट्यूब। अब ये रैग पीस को आप यूज कीजिएगा, जो कि रैग पीस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी वो होता है गॉज पीस को ही रैग पीस बोला जाता है, फिर टॉवेल टिश्यू, ये सब डिफरेंस नहीं है इसमें। तो रेक्टल ट्यूब जब हटा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, तो आपको ऐसे पकड़ लेना है रैग पीस से, उसके बाद निकालना है। और आफ्टर केयर, जो कि आप कोई भी एग्जाम में अपना लिखते हो तो आपको लिखना पड़ता है, तो आफ्टर केयर में आप क्या कीजिएगा, तो इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू होल्ड सॉल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट। आप मतलब जब आप सॉल्यूशन दिए हैं उसको
तो आपको 10 से 15 मिनट उसको होल्ड करवाना है, ताकि जो भी हो, अगर फीकल मैटर निकालना हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो सॉफ्ट हो सके। 10 से 15 मिनट आपको रुकना रहता है, पेशेंट को होल्ड करवाना रहता है। एंड डिस्कार्ड रैक पीस इनटू द के बेसिन, डिटैच रेक्टल ट्यूब एंड प्लेस सेम के बेसिन। अब रैक पीस जो भी है के बेसिन में रखना है, और रेक्टल ट्यूब आप जब 15 मिनट बाद निकालिएगा तो उसको भी के बेसिन, किडनी बेसिन में आपको रखना है। और पोजीशन द पेशेंट इन सुपाइन असिस्ट टू टॉयलेट प्रोवाइड बेड पैन, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप दे देते हैं, पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आपको सुपाइन पोजीशन दे देना है। सुपाइन मतलब सीधा। अगर आप पोजीशन का मेरा वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाती हूँ, नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कई वीडियो ऐसा देखी हूँ जिसमें कि नहीं मिल पाता है हर चीज़। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको कई वीडियो देखना पड़ता है, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिएगा लगातार तो आपका पूरा, वो जिस टॉपिक का देख रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और फिर आपको दूसरा चीज़ देखने का, दूसरा वीडियो देखने का में भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पूरा पॉइंट कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा क्यों दे रहे हैं सुपाइन पोजीशन यानी सीधा पोजीशन, ताकि अब अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो बेड पैन नीचे दे सके, और उसको मतलब अपने से नहीं है तो वो बेड पैन में अपना जो भी फीकल मैटर हो रिलीज कर सके, या फिर टॉयलेट जो भी करना हो कर सके। और अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसको भेजिए या फिर ले जाइए, ऐसा कर